Good morning, everyone. This is class 12th biology, and we are discussing the chapter human health, the unit, which is the third unit of our biology. In class 12th, it is human health in my and human welfare. So, in that, we are going to discuss today the sample questions of the human health chapter. So, short answers. Starting with the short answers. Thymus of a newborn child was degenerating right from the birth due to a genetic disorder. So, what is the answer? Thymus provide microenvironment for the development and maturation of T lymphocytes and provides immunity. शॉर्ट आंसर है ये. तो उसको आपको 30 वर्ड्स में खत्म करना है, 1-2 लाइंस में खत्म करना है. एंड थाइमस न्यूबॉर्न चाइल्ड का डिजनरेट हो रहा है बर्थ से ही, तो उसको कोई डिसऑर्डर हो सकता है. तो इसके दो इम्पैक्ट बताओ, उसकी हेल्थ कैसे इफेक्ट होगी चाइल्ड की. थाइमस माइक्रो इन्वायरमेंट कर देता है, मैच्योर करवाता है टी लिम्फोसाइट्स को, प्रोवाइड करता है इम्यूनिटी को. तो इस तरह से ये इसके अगर थाइमस खराब होगा तो टी सेल्स मैच्योर नहीं हो पाएंगे. ये पहला क्वेश्चन है. सेकंड, द सर्टेन डिजीजेस दैट आर स्प्रेड बाय मॉस्किटोज. टू सच डिजीजेस स्प्रेड बाय मॉस्किटो विच बाइट्स इन डे टाइम. बोथ द डिजीजेस कॉज्ड बाय वायरसेस. तो ऐसी दो डिजीज बताओ जो मॉस्किटोज से काटने से फैलती हैं. ऐसे दो मॉस्किटोज हैं जो दिन में काटते हैं, और डिजीजेस और उनके सिम्टम भी बताने हैं आपको. तो ये क्वेश्चन आपका एडीज मच्छर के बारे में बताया गया है. और एडीज मच्छर के काटने से डिजीजेस जो होती हैं वो है, एक तो मस्कुलर पेन होता है, एंड डेंगू होता है एडीज के काटने से, और चिकनगुनिया होता है जो कि हाई फीवर इसका सिम्टम है, जिसमें हाई फीवर होता है. तो एडीज मस्किटो स्प्रेड टू डिजीजेस ऑफ वायरस, that is dengue and chikungunya. And in that, if the question comes of malaria, so it is spread by female anopheles mosquito, and it is caused by the plasmodium. Child get colostrum and polio drop both as infant. Compare their mode of action with respect to immune system. तो चाइल्ड को अपनी मदर का मिल्क मिलता है फर्स्ट 6 मंथ, वो भी उसे इम्यूनिटी देता है. और पोलियो ड्रॉप्स भी वो लेता है इन्फेंट जब वो छोटा होता है. तो इसके मोड ऑफ एक्शन को आपको कंपेयर करना है. कोलेस्ट्रॉम प्रोवाइड्स पैसिव इम्यूनिटी टू द चाइल्ड. कोलेस्ट्रॉम से बच्चे को पैसिव इम्यूनिटी मिलती है. मतलब उसके अंदर एंटीबॉडीज बनती हैं. ऑलरेडी उसकी मदर के मिल्क में एंटीबॉडीज होती हैं जो उसके अंदर मिल जाती हैं उसको, क्योंकि वो इतनी जल्दी इम्यून सिस्टम से बना नहीं पा रहा होता है. तो जब वो दूध पीता रहेगा तो उसको इम्यूनिटी मिलेगी उससे. पोलियो ड्रॉप्स उसको जब पिलाई जाती हैं तो उसमें उसकी एक्टिव इम्यूनिटी बनती है. तो इसमें वो उस वायरस के लिए इम्यूनिटी डेवलप करेगा अपने अंदर. तो पोलियो ड्रॉप्स आर इज द सोर्स ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी. खुद इन्फेक्शन से उसके अंदर हल्का फुल्का सा मतलब फीवर हो सकता है उसको, बच्चे को जिसको पोलियो ड्रॉप पिलाएंगे तो उससे उसके बॉडी में इम्यून सिस्टम बन जाता है पोलियो वायरस के लिए. और कोलेस्ट्रॉम के अंदर मदर उसको रेडीमेड एंटीबॉडीज उसके मिल्क में मिल रही हैं, तो वो पैसिव इम्यूनिटी हो गई. डिफरेंशिएट बिटवीन एंटीजन एंड एंटीबॉडी. एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी, बिनाइन ट्यूमर एंड मेलिग्नेंट ट्यूमर, इनेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी, बी लिम्फोसाइट्स टी लिम्फोसाइट्स. तो ये डिफरेंशिएट है. इनको आपको 2 मार्क के हिसाब से इसको करना है. एंटीजन फॉरेन ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि बॉडी में इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करवाते हैं, और एंटीबॉडीज जो रिस्पॉन्स में एंटीजन को न्यूट्रलाइज करने के लिए बी सेल्स बनाते हैं. रिसेप्टर्स होते हैं एंटीबॉडी जो एंटीजन को पकड़ेंगे, बाइंडिंग करेंगे उसकी, उन्हें मार्क करेंगे. तो एंटीबॉडीज एंटीजन को न्यूट्रलाइज करने के लिए होती हैं. एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी में क्या डिफरेंस है. एक्टिव, एज आई टोल्ड यू, कि whenever we are exposed to the antigen and we produce the antibodies, then it is this type of immunity which is produced by the individual is known as active. And when the ready-made antibodies are injected in an individual, it is passive immunity. बिनाइन ट्यूमर, ऐसा ट्यूमर जो कि एक ही जगह पर रिस्ट्रिक्टेड रहता है और वो फैलता नहीं है. तो बिनाइन ट्यूमर एक स्मॉल ट्यूमर है विच रिमेन एट इट्स प्लेस. सो रिमेन एट इट्स प्लेस, दैट इज द बिनाइन ट्यूमर, इट विल रिमेन एट प्लेस.
एट वन प्लेस, जहां पर ट्यूमर हुआ है वहीं पर रहेगा ये। बट जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है दैट कैन गेट ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इनेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या फर्क है? इनेट इज बाय द बर्थ, ऐसी इम्यूनिटी जो बर्थ से होती है और सब में सेम होती है। जब हम ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमन है, तो हमारे अंदर, सबके अंदर ये एक जैसी होती है, बाय बर्थ है हमारी इम्यूनिटी। कुछ इम्यूनिटी जैसे हम सबको ही स्किन मिलती है, हम सबको म्यूकस मेम्ब्रेन्स मिलती हैं बॉडी के अंदर के इंटरनल ऑर्गन्स में, हम सभी को हमारे सलाइवा होता है, हमारे सिक्रीशंस होते हैं, जैसे टीयर्स होते हैं हमारी आईज में। तो ये सब क्या है? एंजाइम्स होती हैं इनके अंदर, लाइसोजाइम, जो बैक्टीरिया उसको किल करती हैं। तो ऐसी इम्यूनिटी जो बाय बर्थ और सब में एक जैसी होती है, नॉन स्पेसिफिक है, वो इनेट होती है। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो सबकी अलग अलग होती है, कि वो कितना फॉरेन ऑर्गेनिज्म से लड़ सकते हैं, वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स, दो तरह के हमारे इम्यून सिस्टम के मेन सेल्स हैं, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। बी सेल्स जब आपने एंटीबॉ एक्साइट होते हैं किसी भी एंटीजन से, तो वो एक्साइट कैसे होंगे? जब वो अपने एंटीबॉडीज, उनके मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स में एंटीबॉडीज हैं, वो जब किसी भी एंटीजन को पकड़ेंगी तो वो एक्टिवेट हो जाएंगे। तो एंटीबॉडी व्हेन इट गेट अटैच टू एनी एंटीजन, ये सर्कुलर जो मैंने बनाए हैं, ये टॉप पे जो एंटीबॉडी ने पकड़ रखे हैं एंटीजन है, इनको पकड़ने के बाद बी सेल क्या हो जाएगा? बी सेल विल गेट एक्टिवेटेड। बी सेल चेंज हो जाएगा प्लाज्मा सेल और मेमोरी बी सेल में। तो मेमोरी बी सेल इसकी एक क्लोन बना के रखेगा। मेमोरी बी सेल क्लोन रहता है इसका, कि अगली बार कभी कोई सेम अटैक हुआ तो वो एक्ट करेगा। और एक प्लाज्मा सेल बनता है। तो प्लाज्मा सेल क्या करता है? प्लाज्मा सेल के अंदर लार्ज अमाउंट में यही एंटीबॉडी बनाने के लिए चेंज हो जाता है। उसके अंदर बहुत सारी, वो साइज में बड़ा होता है, उसके अंदर बहुत सारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस बी एंटीबॉडीज को, इस तरह की एंटीबॉडीज को बना बना के बाहर रिलीज, प्लाज्मा में रिलीज करती रहती है। तो एंटीबॉडीज आर रिलीज, सेम टाइप ऑफ एंटीबॉडीज आर रिलीज फ्रॉम द प्लाज्मा सेल्स। तो इस तरह से बी सेल्स इम्यूनिटी, बी लिम्फोसाइट्स होते हैं। पर टी लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं? टी लिम्फोसाइट्स के साथ कोई एंटीबॉडी तो नहीं होती, बट उनके ऊपर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, एमएचसी मॉलिक्यूल होते हैं, जो कि मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स ही होते हैं। बट ये किसी भी एंटीजन के पेप्टाइड को ही एक्सपोज करते हैं। पहले तो ये अपने अंदर किसी भी एंटीजन को इनगल्फ करेंगे, और उन एंटीजन को अपने अंदर लाइसोसोम्स के अंदर डिग्रेड करके, और फिर पेप्टाइड बनाकर यहाँ पर एक्सपोज करते हैं टी सेल रिसेप्टर से। टी सेल रिसेप्टर्स, तो टी सेल रिसेप्टर्स इनके पास होते हैं, जो दूसरे ऐसे सेल्स है इम्यून सिस्टम के जिनके ऊपर एमएचसी कॉम्प्लेक्सेस हैं, उनसे जाकर बाइंड होते हैं। तो एक तरफ से टी सेल रिसेप्टर रहेगा, दूसरी तरफ से एमएचसी कॉम्प्लेक्स रहेंगे। और ये जो दूसरा सेल है, ये मैक्रोफेज हो सकता है। तो जैसे ही मैक्रोफेज के एमएचसी मॉलिक्यूल ने इस वाले एंटीजन को पहचानेगा ही, तो ये इस एंटीजन को किल कराने में हेल्प करेगा, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करेगा। मैक्रोफेज बिग ईटर होता है, तो इट विल किल द एंटीजन। तो टी सेल इम्यूनिटी सेलुलर इम्यूनिटी का रोल प्ले करती है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है, इसमें टी लिम्फोसाइट्स एक्ट करते हैं। और बी सेल इम्यूनिटी एंटीबॉडी मीडिएटेड और ह्यूमरल इम्यूनिटी है, जिसमें प्लाज्मा के अंदर आपने देखा किस तरह से एंटीबॉडीज रिलीज करी जाती है प्लाज्मा सेल्स के थ्रू। हाउ डू सलाइवा एंड द टीयर प्रिवेंशन माइक्रोबियल ग्रोथ? टीयर में भी मैंने आपको बताया कि लाइसोजाइम होती है, सलाइवा में भी लाइसोजाइम होती है। तो ये दोनों ही बैक्टीरिया की सेल वॉल को डिग्रेड करती है। नेम द सिम्टम्स ऑफ द डिजीज कॉज्ड बाय एपिडर्मोफाइटोन, राइट एनी टू सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज। तो सिम्टम्स, एपिडर्मोफाइटोन एक फंगल डिजीज करती है, एपिडर्मोफाइटोन फंगस है जो स्किन के अंदर रिंग वॉर्म करती है। एंड इसके दो सिम्टम्स हैं, रेड spotted circular lesion on the skin, dry scaly lesion which cause itching as and irritation, and these are the symptoms. How do viral infected cell protect the body tissue from further infection? तो viral infected cells में क्या बनता है?
वायरल इन्फेक्टेड सेल्स विल फॉर्म द इंटरफेरॉन्स, इंटरफेरॉन्स बनाता है वायरल इन्फेक्टेड सेल्स. So interferons are the chemicals which make the other cells protected against the same virus attack again. तो एक बार कोई वायरल इन्फेक्टेड सेल हो चुका तो उसके अंदर इंटरफेरॉन बन जाएगा और वो दूसरे सेल्स पे जाकर ऐसे रिसेप्टर लग जाएगा कि वो वायरस को अब एंटर नहीं होने देगा उन सेल्स में. तो वायरल इन्फेक्टेड सेल इंटरफेरॉन नाम के प्रोटीन्स को रिलीज करता है. दीज आर अ टाइप ऑफ साइटोकाइन. These are the type of cytokine. Interferons will protect other cells from virus infection, and they are proteins, special type of proteins produced by viral infected cells. Now, next are the short questions of the 3 marks. Let us view some of the question. Person shows strong, unusual, hypersensitive reaction when exposed to certain substances present in the air. Identify the condition. Name the cell responsible for such reactions. And what precautions can take to avoid such reaction. Person बहुत ज्यादा hypersensitive reaction show कर रहा है कुछ सब्सटेंसेस जो एयर के अंदर हैं, उसको बहुत सारे रिएक्शंस हो रहे हैं, रेडनेस हो रही है, चिंग हो रही है, स्वेलिंग हो जा रही है, बॉडी फ्लूइड्स उसके आईज टीयर्स से टीयर्स निकलने लग गए हैं. तो वो क्या करे, कैसे अवॉइड करवाए ऐसे रिएक्शंस को. कंडीशन इसको क्या कहा जाता है, एलर्जी. तो आंसर में बोला है एलर्जी इट इज. एंड मास्ट सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर सच रिएक्शंस. मास्ट सेल इस रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. प्रिकॉशंस क्या है, ऐसे ड्रग यूज करने हैं जिनको एंटाहिस्टामिन्स, एड्रेनलिन और स्टेरॉइड बोला जाता है. अवॉइड कॉन्टैक्ट विद सब्सटेंसेस टू विच पर्सन इज हाइपर सेंसिटिव. वो अवॉइड कर सकता है कांटेक्ट को. हाइपर सेंसिटिविटी जिन चीजों से उसे हो रही है तो वो उन चीजों के कांटेक्ट में ना आए. पहला तो ये कर सकता है ऐसे रिएक्शन से बचने के लिए. दूसरा, ये कांटेक्ट को अवॉइड कर सकता है ऐसे पर्सन से जो कि हाइपर सेंसिटिव है, उस सब्सटेंसेस से कांटेक्ट ना करे. एक तो ड्रग ले सकता है, वो ऐसी दवाइयां ले सकता है जिनसे उसको ये रिएक्शंस थोड़े से रिलीफ हो जाएं. तो एंटाहिस्टामिन ड्रग, एड्रेनलिन और स्टेरॉइड ड्रग्स वो ले सकता है और वो कांटेक्ट में ना आए ऐसी चीजों के. मैनी माइक्रोबियल पैथोजन एंटर द गट ऑफ द ह्यूमन अलोंग विद द फूड. बहुत सारे माइक्रोबियल पैथोजन पेट के अंदर आ जाते हैं ह्यूमंस के फूड के साथ साथ. व्हाट आर द प्रिवेंटिव बैरियर्स टू प्रोटेक्ट द बॉडी. ऐसे पैथोजन से क्या प्रिवेंटिव बैरियर होना चाहिए. व्हाट टाइप ऑफ इम्यूनिटी डू यू ऑब्जर्व इन द केस. प्रिवेंटिव बैरियर क्या है हमारे पैथोजन के लिए. म्यूकस कोटिंग है हमारी एपिथेलियम लाइनिंग का, गट का, जो ट्रैप करने में हेल्प कर रहा है माइक्रोब्स के एंटरिंग द बॉडी. म्यूकस कोटिंग ट्रैप कर लेता है माइक्रोब को. म्यूकस स्टिकी सब्सटेंस है. म्यूकस मेम्ब्रेन म्यूकस में बनाती है और वो स्टिक करने से बचा. तो सलाइवा माउथ में और HCl गैस्ट्रिक जूस में ये भी स्टमक रिलीज करता है जिससे भी प्रिवेंट होते हैं माइक्रोबियल ग्रोथ और इनेट इम्यूनिटी हमें मिलती है. अब क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन मैंने आपको एग्जाम में पेपर में भी दिया था कि तरुण एक बॉय है जो कि क्लास में इंस्पाइट ऑफ हिज एफर्ट अच्छा नहीं कर पा रहा है और मेडिकल साइंसेज में क्वालिफाई, उसको उसका फादर चाहता है वो क्वालिफाई करे. फ्रस्ट्रेट हो गया है, अपनी रिजल्ट उसका नहीं आया है तो उसको ड्रग उसने लेना शुरू कर दिया. ही मिसबिहेव करने लग गया पेरेंट्स और फ्रेंड्स से. फ्रेंड्स ने निग्लेक्ट करने लग गए उसे. स्कूल अथॉरिटीज ने तरुण को काउंसिल भी करा पर कोई असर नहीं हुआ. तो उसके पेरेंट अपसेट हैं और उसको रिहेबिलिटेशन सेंटर में ले जा रहे हैं. आफ्टर फ्यू मंथ ही केम बैक रिकवर्ड. तो वो आने के बाद वो रिकवर फील कर रहा है. तो इसमें क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज ड्रग अब्यूज. ड्रग अब्यूज क्या होता है. इस पैराग्राफ को पढ़ के आपको क्या समझ में आया. तो ड्रग अब्यूज क्या होता है. सेकंड क्वेश्चन है कि सम कॉमनली अब्यूज ड्रग्स को आप बताइए क्या है. और फिर व्हाट शुड बी द एटीट्यूड ऑफ पेरेंट. अब वो आ गया है तो उसके पेरेंट का एटीट्यूड क्या होना चाहिए. फिर असर्शन और रीजन क्वेश्चन दिया है.
एंड पहला आंसर हम कर रहे हैं कि ड्रग अब्यूज क्या होता है। इनटेक ऑफ द ड्रग, अगर आप इनटेक करते हो किसी ड्रग को नॉन मेडिकल पर्पस के लिए और ऐसे डोज में आप ले रहे हो उसको कि जो ज्यादा है, लिमिट से ज्यादा है, स्ट्रेंथ फ्रीक्वेंसी में ज्यादा ज्यादा आप ले रहे हो उसको, तो आपके मेंटल और फिजिकल फंक्शन ह्यूमन बीइंग के ड्रग अब्यूज में डिस्टर्ब हो जाएंगे और ड्रग अब्यूज कहलाएगा। ठीक है, तो जो भी आप ड्रग, आप कोई भी दवाई भी अगर आप लेते हो तो पर्टिकुलर डोज में आपको दी जाती है ताकि वो आपके मेंटल और फिजिकल को इम्पेयर ना करे फंक्शंस को। तो कोई पर्सन अगर अननेसेसरली ड्रग लेते हैं तो उनको ड्रग अब्यूज हो जाता है। ओपियम फ्रॉम प्लांट पेपेवर सोमिनिफेरम, ओपियम नाम का ड्रग आइसोलेट किया जाता है पेपेवर सोमिनिफेरम से। इट इज डेरिवेटिव इंक्लूडिंग मॉर्फिन, कोडीन, हीरोइन, स्मैक, ब्राउन शुगर, ये डेरिवेटिव है इनका। मॉर्फिन को कोडीन, हीरोइन, स्मैक का। कोकेन क्या है? फ्रॉम एर्थ्रोजाइलम कोका, इट इज डेरिवेटिव इंक्लूड क्रैक, कैफीन। कोकेन एर्थ्रोजाइलम कोका से डिराइव होता है जिसके अंदर क्रैक और कैफीन आता है। एलएसडी फ्रॉम फंगी, क्लेविसेप्स परप्यूरा। ये एग्जाम्पल्स हैं कुछ ड्रग के। पेरेंट्स शुड बी कंपैशनेट एंड मोर केयरिंग टुवर्ड अ चाइल्ड बिहेव नॉर्मली। तो पेरेंट को ज्यादा कंपैशनेट होना पड़ेगा, ज्यादा केयरिंग होना पड़ेगा ताकि चाइल्ड अब सही से रहे। एंड पेरेंट इंक्लूड ओपन एंडेड क्वेश्चंस है, ये थोड़ा सा आप इसमें ऐड कर सकते हो पॉइंट्स को। लास्ट इज द असर्शन रीजन। तो पहले हम असर्शन रीजन का क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। असर्शन रीजन में दिया था कि असर्शन इज दैट ड्रग लाइक बार्बिचुरेट, बेंजोडाइजापीन्स normally used as medicines to help the patient to cope up with mental illness। इन ड्रग को यूज किया जाता है मेंटल इलनेस जिन पेशेंट को हो रही होती है उनको दिए जाते हैं ड्रग। तो व्हेन दीज सब्सटेंसेस आर टेकन फॉर अ पर्पस देन मेडिकल यूज, अगर किसी कोई पर्सन इनको बिना मेडिकल यूज के ऐसे ही ले रहा है तो इसको ड्रग अब्यूज कहा जाएगा। तो आप सोचिए क्या होगा फिर इसका। असर्शन रीजन में से कौन सा ऑप्शन जाएगा? पहला, असर्शन रीजन दोनों करेक्ट है और रीजन उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। सेकंड, असर्शन रीजन दोनों करेक्ट है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सी, assertion is correct but statement and reason is wrong। assertion तो correct है but reason की statement wrong है। या फिर assertion is wrong statement but reason is correct, क्या आएगा? तो आपको इसमें दिया हुआ assertion रीजन बोथ आर करेक्ट एंड रीजन भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है के ऊपर बताया है कि अगर हम बार्बिचुरेट बेंजोडाइजापीन को मेंटल इलनेस के पेशेंट ना लेकर नॉर्मल लोग लेने लगे तो वो ड्रग लिए जाते हैं एज अ मेडिसिन टू हेल्प द पेशेंट, बट जब ये ड्रग कोई पर्पस अदर देन मेडिसिन के लिए लेगा तो ड्रग अब्यूज बन जाएगा। सो हमने यहाँ कुछ शॉर्ट आंसर्स और कुछ 3 मार्क और 2 मार्क क्वेश्चंस हमने यहाँ डिस्कस किए। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा और आपको समझ में आया होगा क्वेश्चंस कैसे आंसर करने हैं। सो विद दिस आई वुड लाइक टू एंड द सेशन and this was a revision class of chapter 8. Thank you.